Hello, good morning everybody. Today in this English class of class 8th, we shall study new chapter number 3, Glimpse of the Past. Glimpses of the past. What is meant by the glimpses? Glimpses means the memories of the India, the struggles that were fought by the Indians to get the freedom from the net of Britishers. In this chapter, some of the incidents that would happen in the past of India, we shall study about that. So please come on the first line. Before first line, we shall introduce some of the the basic theme, the starting points of the chapters. Okay, let us start. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1870 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. देखो, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था. हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्स. यहाँ पे कुछ झलक है, कुछ मेमोरीज है ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास की. फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक की है? 100 ईयर्स की, 1757 से 1857 तक की. दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प क्लियरिफाई, ये स्पष्ट करती है योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ को, ऑफ द कंडीशंस that led to the event known as the First War of Independence in 1857, जो 1857 की इंडिपेंडेंस को बताती है. द मार्टियर्स यानी शहीद. कौन कौन से व्यक्ति थे जो इंडिया को फ्रीडम दिलाने में शहीद हुए थे? एट अ फंक्शंस इन दिल्ली. देखो, दिल्ली में जो फंक्शन हुआ था उसमें ये व्यक्ति बैठे हुए थे. माई कंट्री मैन, कौन कौन से? लेट योर आइज will fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs. तो भारत के जब शहीदों का अपन याद करते हैं, उन शहीदों को मार्टियर्स शहीद, तो हमारी आँखें आंसुओं से भर जाती है. जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं, इंदिरा गांधी बैठी हुई है और लाल बहादुर शास्त्री बैठे हुए हैं. इसमें ये पिक्चर से इधर भगत सिंह है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, ऐसे इसमें झांसी की रानी है और ये व्यक्ति इसमें हैं. इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आया उसको देखना, द कंपनीज कंक्वेस्ट 1757 टू 1849. देखो, इसमें क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी जी थी जो भारत पर जिन्होंने शासन किया था, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी. तो उसने उसका इतिहास बताया गया है इसमें 1757 से 1849 तक. With its superior weapon, the British East India Company was extending its power in 18th century India. 1765. देखो, इसमें क्या बताया गया है? 18th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना विस्तार कैसे किया? वो इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट cited. The upstart Raja called the English merchants. They will help me to defeat him. तो इसमें यूँ कहा गया है कि कुछ राजा ऐसे हुए थे जिन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की थी अपना शासन बढ़ाने में, अपना राज्य बढ़ाने में. The people had no peace due to such constant fight. और इसी संघर्ष की वजह से लोगों में शांति नहीं थी, लोगों में आराम नहीं था. द राइवल्स हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन. द राइवल्स हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी. कुछ राजा थे वो विद्रोही हो गए थे, वह भारतीयों के विद्रोही हो गए थे. उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों की हेल्प की थी. उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों की हेल्प की थी. इट कुड इजीली
सबड्यू इंडियन प्रिंसेस, और फिर अंग्रेजों ने भारत के राजाओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर ली। सबड्यू मीन्स विजय प्राप्त करना, टू गेट सक्सेस। अ फार सीन रूलर लाइक द ब्रेव टीपू सुल्तान, टीपू मीन्स टीपू सुल्तान वॉज द किंग ऑफ मैसूर, fought the British till he died fighting। देखो मैसूर के जो शासक थे टीपू सुल्तान, वो अंग्रेजों से लड़ते रहे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर अधिकार करना चाहा तो वहाँ पे शासक थे मैसूर टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों से एंड तक लड़ते रहे। और इस चैप्टर में सिर्फ पिक्चर्स के द्वारा ही समझा जाएगा। आगे देखो इसमें, थैंक गॉड there is space, there is peace in the country now, no more wars and no looting by thugs। How did Indian react to these conquests? इनको इन विजयों पर भारतीयों का कैसी प्रतिक्रिया रही वो इसमें बताया जाएगा। थैंक गॉड देयर इज़ पीस, लोगों ने कहा कि भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि अब कम से कम भारत में कोई लूटने तो नहीं आएगा और नहीं भारत में कोई लड़ाइयाँ होंगी। इट इज़ गॉड हू सेंट द ब्रिटिश, लोग कहते थे कि अंग्रेज वो हैं जिनको भगवान ने भेजा है। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विथ देम, लोगों ने अंग्रेजों को अपने भाग्य का प्रहार मान लिया था। लोग कहने लगे थे कि अब अंग्रेज हमारी भाग्य में है और हमें इनको सहन करना पड़ेगा। इसमें देखना, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, वाइट मैन एज किल्ड द वाइट मैन एज, अंग्रेजों ने कुछ भारतीयों को मारना शुरू कर दिया। डिथ्रोन्ड मीन्स होता है सिंहासन से हटा देना, सिंहासन से हटा देना। सम किंग, तो उन्होंने क्या किया, हमारे राजाओं को सिंहासन से हटा दिया। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। और इस प्रकार से हम क्या बन गए थे, विदेशियों के, फॉरेनर्स के क्या बन गए थे, हम गुलाम बन गए थे। क्या बन गए थे, स्लेव मीन्स गुलाम, क्या बन गए थे, स्लेव मीन्स गुलाम। देखिए आगे इसमें बताया गया है, ब्रिटिश रूल फ्रॉम 1765 टू 1836। 1765 टू 1836 में ब्रिटिश रूल कैसा रहा, अंग्रेजों ने भारत में कैसे शासन किया, उससे मैं किन चीज़ों पर जोर दी। देखो इंडिया में भी कुछ बुराइयाँ थी, सुपरस्टिशंस थे, कुछ अंधविश्वास थे, कुछ ऐसी बुराइयाँ थी इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में, वो इसमें बताई गई है। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। तो कुछ इंडिया के लीडर्स थे तो उनमें अनटचेबिलिटी थी और चाइल्ड मैरिजेस थी, तो यानी बाल विवाह था और छुआछूत थी। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस इज रिलीजियस, ऐसा माना जाता था कि जो समंदर पार जाता था, अर्थात जो विदेश जाता था, समंदर पार से क्या है आपका मतलब, यहाँ पे विदेश जाना, जो विदेश जाता था वो उसने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया, ऐसा माना जाता था, ऐसा समझा जाता था। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वीमेन, और सभी ऐसा समझते थे कि पूरी दुनिया में, पूरे भारत में जो दुख हैं वह महिलाओं के कारण है। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वीमेन, इसके कारण है वो महिला के कारण है, महिलाओं के कारण है, तो इसलिए इंडिया में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। द ट्रूथ वॉज दैट, सच्चाई ये थी, इंडियंस एड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। द ट्रूथ वॉज दैट, सच्चाई ये थी कि इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, और इंडियंस अपना स्वयं का आत्मसम्मान खो चुके थे। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, और अंग्रेजों ने यह दिखाया। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। द नेटिव्स, और यहाँ के निवासी थे, वो अनवर्दी, अयोग्य थे, ऑफ ट्रस्ट, विश्वास करने के योग्य नहीं थे। और दूसरी क्या थी इसमें, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, ये ईमानदार नहीं थे, ऐसा अंग्रेज मानते थे भारतीयों को। ट्रू
यू आर हॉनर बट आई एम हॉनेस्ट। इसमें बताया गया है बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। देखो भारत में जो अंग्रेज थे वो व्यापार करने आए थे। शुरू में उनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करने का था, लेकिन यहाँ के लोगों को जब देखा और यहाँ के लोगों के बारे में जब उन्होंने जाना तो फिर उन्होंने यहाँ पे शासन करना उचित समझा। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, देयर हेवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड। देखो अंग्रेजों ने क्या किया, बीइंग मर्चेंट्स वो व्यापारी थे, ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, और ब्रिटिश क्या करते थे, जल्दी से जल्दी लाभ कमाना चाहते थे। डियर हेवी टैक्सेस फोर्स, उन्होंने अपना किसानों पर क्या किया, किसानों के खेतों पर बहुत भारी भारी टैक्स लगाते हैं। बट यूअर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। इसमें देखो इस पिक्चर में बताया गया है, ये व्यक्ति इससे बात कर रहा है और इसमें क्या बताया गया है, बट यूअर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। जब फार्मर्स करें, जब ब्रिटिशर्स के अंग्रेजों के अंग्रेज जब टैक्स लेने आते थे तो इंडियंस कहते थे कि आपके व्यक्ति हमारे क्रॉप ले जा चुके हैं। यू आर स्टिल इन एरियाज, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। तो अंग्रेज उनको, जो फार्मर्स होते थे, इंडियन फार्मर्स होते थे, उनको धमकी देते थे, उनको वार्न करते थे। क्या वार्न करते थे, उनको वार्न करते थे कि यदि आपने टैक्स नहीं दिया अगले सप्ताह भी तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। इन नेक्स्ट बॉक्स में देखो, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, जो खेतों पर टैक्स था उसके अलावा और भी नए नए तरीके निकाले। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी import duty when brought into India. The East India Company's laws began to cripple Indian industry. Cripple means to destroy करना, नष्ट करना। देखो यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया, इंडिया से जो यहाँ पे कच्चा माल पैदा होता था किसानों में के खेतों में, उनको वो इंग्लैंड ले जाने लगे और तो उस पर क्या था, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं थी। लेकिन जब उसको वापस इंडिया लाया जाता था तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी भी ली जाती थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी ली जाती थी। तो इसी प्रकार से उन्होंने वापस दूसरा लाभ कमाने का तरीका प्राप्त कर लिया। इनएविटेबिलिटी फेमाइन फॉलोड बिटवीन द 1822 एंड 1836, 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ द स्टारवेशंस। देखो 1822 से 1836 के बीच में एक अकाल पड़ा। फेमाइन मीन्स अकाल, जिसमें खाने पीने के बहुत दिक्कतें आने लगी, लोगों को खाना पीना नहीं मिला और इस प्रकार से अप्रोक्सीमेटली कितने इंडियंस मरे, 15 लाख इंडियंस इस अकाल से मर गए। द ब्रिटिश पुलिसेस ruined द एक्सपर्ट आर्टिजन्स एंड दियर बिजनेस। द ब्रिटिश पुलिसेस, और जो ब्रिटिश पुलिस थी उन्होंने नष्ट कर दिया द एक्सपर्ट्स आर्टिजन्स एंड दियर बिजनेस। और इंडिया में जो आर्टिजन्स थे, कलाकार थे और जो बिजनेसमैन थे, उनको इस प्रकार से अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू, धन्यवाद।